हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नया साल, नई शुरुआत और नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। यहां से कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं यहां से आप लोगों को पूरा कंटेंट कंप्लीट करा के दूंगा फॉर ऑल आवर यूट्यूब ऑडियंस। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है, मेरे साथ लाइव पढ़ना है, इंटरेक्शन करना है, डाउट सॉल्व करने हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए या एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हमारे पास दो कोर्सेज हैं आप सभी के लिए। एक कोर्स है हमारा फतेह के नाम से ये कोर्स आता है, क्वाइट फेमस अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन अलोंग विद योर सीयूईटी और आईपी मैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी कंप्लीट करने वाले हैं। इसका प्राइस 15,000 रुपीज है। इसके अंदर 8 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जा रही होंगी और सारी क्लासेस इसमें लाइव होनी है। इसके अलावा हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है स्पार्टन्स के अंदर हम लोग पूरा बोर्ड्स का प्रिपरेशन कराते हैं, स्पेसिफिक टू ऑल आईएससी स्टूडेंट्स। इसके अंदर पर डे हमारी लाइव क्लास चलती है और तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हम इसमें कंप्लीट कराते हैं। इसके अंदर भी 3 बुक सेट्स आपके घर तक डिलीवर की जा रही होंगी। इसका प्राइस जस्ट 10,000 रुपीज है पूरे साल के लिए। एक और बात है जो खुशखबरी है बाकी बच्चों के लिए, अगर आपको सीए के लिए प्रिपरेशन करना है, नेक्स्ट ईयर मई में आपका टारगेट है या दिसंबर में आपका टारगेट है, तो सीए फाउंडेशन का कोर्स हमारे पास है एट अ प्राइस ऑफ 10,000, जिसमें हम आपको न्यू रिजीम के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे। मतलब मई 2024 और दिसंबर 2024, मतलब पूरे 1 साल की पढ़ाई इसके अंदर इंक्लूडेड होने वाली है। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की पढ़ाई का शुभारंभ। हमें शुरू करना है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर। ये सारे आईएससी के बच्चे फॉलो कर सकते हैं और जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर क्लास 11th में आता है। आप फटाफट से मेरे साथ निपटा सकते हो। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बॉस, होता क्या है डिमांड और कैसे शुरुआत करनी है, तो हमारा तरीका ये रहेगा कि बॉस थोड़े से वीडियोस हमारे लंबे होंगे। इन द जमाना ऑफ शॉर्ट वीडियो वी विल बी प्रमोटिंग a video of 1 hour, 1.5 hours, so that एक बार आप बैठे पढ़ने के लिए और आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो रहा हो। ऐसा हम आईएससी के मैक्सिमम चैप्टर्स के साथ करने वाले। जो चैप्टर बहुत बड़ा है उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो बॉस, मीनिंग ऑफ डिमांड पे बढ़ते हैं और मानते हैं कि ये डिमांड क्या होता है पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये सारा सिलेबस 2023-24 बैच के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। काफी सारी चीजें थी जो पिछले बैचेस में हट चुकी थी, लेकिन इस बार सबको सिलेबस में पूरा एज पर सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बॉस, डिमांड क्या होता है मान लेते हैं। ये नाम है और इसका नाम है मिस्टर आरजी। मिस्टर आरजी इनका नाम है और ये क्या डिमांड करेंगे, कैसे डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं भाई। डिमांड को 3 चीजें मिलकर बनाते हैं। पहली चीज है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं कोई सामान कंज्यूम करना चाहता हूं। यह पहला कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड क्या है? विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब मैं खर्चा करने के लिए भी तैयार हूं। और तीसरा फैक्टर यहां से निकलकर आता है बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। सफिशिएंट परचेजिंग पावर, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? 3 चीजें मिलकर किसी भी बंदे की डिमांड बना सकती है। वो क्या होता है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। अब एक बात बताओ, सभी लोग, तुम्हारे दोस्त, तुम लोग इस समय स्कूल जा रहे हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 जुलाई से तुम लोग का स्कूल भी खुल रहा है। तो स्कूल जा रहे हो, स्कूल में तुम्हारे लंच ब्रेक के समय तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर कैंटीन जाते हैं। बोलो हाँ या ना, ऐसा हो रहा है तो कमेंट में लिखकर बताना। अब तुम कैंटीन में गए, तुम 6-7 दोस्त लोग गए हो, सबका मन है कि भाई मुझे पेटीज और कोल्ड ड्रिंक खानी है, कंज्यूम करनी है। मतलब सबके मन में डिजायर तो है, लेकिन उसमें से केवल 2 लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तुम और तुम्हारा एक संगी साथी। तीसरा क्या है? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? भाई यार पैसे तो हैं लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो क्या डिमांड बनेगी? मतलब डिजायर तो है कंज्यूम करने की, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। चलो, यहां पर डिमांड नहीं बनी। अब तीसरी बात आते हैं। भैया मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, मैं पैसे भी खर्च कर दूंगा, लेकिन बड़े भाई दिक्कत यह है मेरे पास पैसे ही नहीं है, बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर ही नहीं है।
तो क्या डिमांड बनेगी? नहीं। डिमांड बनने के लिए तीनों चीजों का मिलना आपस में बहुत जरूरी है। सो डिमांड मींस डिजायर टू बाय अ कमोडिटी विद विलिंगनेस टू स्पेंड एंड बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तब मिलकर डिमांड बनती है। अब मैंने कोशिश ये की कि मैं इस बार आपको बिना पीपीटी के, मुझे पता है पीपीटी के जमाने में मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हो रहा हूं, लेकिन इसके फायदे हैं। जब मैं लिख के पढ़ाऊंगा, आप साथ साथ लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको 101 बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा मेहनत मेरी तरफ से ज्यादा लगेगी और उसका रिजल्ट आउटकम आप पक्का बोर्ड एग्जामिनेशन में बता रहे होगे मेरे को। तो चलो बॉस शुरू करते हैं, और मेरे साथ साथ चाहो तो लिख भी सकते हो। इसकी मीनिंग क्या लिख के आनी है? ये मीनिंग तो मैंने वो बताई जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी मैम कुछ और चाह रही हैं। क्यों? मैम को खुश करने के लिए तुम्हें क्या डेफिनेशन लिखकर आनी है, तो आइए वो लिखते हैं फटाफट से। क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, quantities of a commodity which consumers are willing, पहला कीवर्ड देखो भैया आ गया, willing, which consumers are willing and able to purchase, तो willingness पहला कीवर्ड, ability दूसरा कीवर्ड हो गया। तो quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time, तो यहां से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी कि इस डेफिनेशन से तुम्हारी मैम जरूर खुश हो जाएंगी। और कितने स्कूल में लेडी टीचर पढ़ा रही हैं आपको इकोनॉमिक्स, जरूर बताइएगा, मैक्सिमम स्कूल में ऐसा होगा। और कहीं पर कोई सर वगैरह पढ़ा रहे हैं तो भी मुझे लिख के बताना कौन से स्कूल में कौन पढ़ा रहा है। समझ में आ गया? डिमांड क्या लिख कर आओगे? समझने के लिए क्या है भाई? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, मैम किससे खुश होंगी? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बोलो समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे। अगर आप चाहें तो ये वीडियो 1.5x की स्पीड पर भी चला के देख सकते हैं, है ना? फायदा ही होगा आपको अगर लगता है कि हम ज्यादा स्लो हो रहे हैं तो। खैर कोई बात नहीं, अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है ये। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के ऊपर। ठीक है ना? ये इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या होती है? अब मैं तुमको एक बड़ा प्लस पॉइंट बता रहा हूं, तुम्हें करने में बड़ा हेल्प हो जाएगा। मुझे पता है तुम ये नोट्स बनाना चाह रहे हो, लेकिन तुमको एक एप्ट नोट्स चाहिए जो पेपर में मतलब प्रिंट निकाला और काम बन जाए ऐसा। तो तुमको वो करने के लिए फटाफट से जाओ, इस समय वीडियो को पॉज करो, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप डाउनलोड कर लो। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, ये हमारा कोचिंग है, इसका एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में इसके अंदर एक सेक्शन है फ्री स्टडी मटेरियल का। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको जैसे ही ये आपने चैप्टर पढ़ाई की है, आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो सोने पर सुहागा होने वाली बात है। लेकिन अगर आपके पास iOS है, आप एप्पल यूज करते हैं, वहां पर भी हमारा एप्लीकेशन है, नाम है माई इंस्टीट्यूट। डाउनलोड करो, बस वहां पर आपको एक कोड पुट इन करना पड़ेगा जिसका नाम है JWJXV। यहां पर भी आप जाएंगे, फिर इसके अंदर भी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से इस चैप्टर के नोट्स आप उठा सकते हो और देख के पढ़ सकते हो। सारे नोट्स पर्सनलाइज मैंने ही बनाए हुए हैं। क्लियर है? सॉर्टेड है? बात समझ में आ रही है कि क्या करना है? तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के ऊपर आते हैं, इसे करते हैं रब कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड बॉस क्या होती है। चलो भाई ठीक। अब मैंने ये बोला भाई इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल बंदा, मार्केट का मतलब कई सारे लोगों की कंबाइंड डिमांड। ठीक है ना? जब एक आदमी डिमांड करेगा तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और कई लोग की डिमांड को अगर क्लब कर दें तो मार्केट डिमांड बन के आ जाएगा। अब अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो तुम क्या लिख के आओगे जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए? तो क्या लिखोगे भैया? आओ साथ साथ लिख लेते हैं, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो मजा आएगा यार। सही बता रहा हूं। और यहां से लेके पूरा बोर्ड तक की पढ़ाई में सारे सिलेबस बहुत जल्दी, मैं भी आपका अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है? तो चलो भाई लिखते हैं
क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अभी यही तो पढ़ा था ना, quantities of a commodity that an individual consumer, that an individual consumer, अब इसके आगे की डेफिनेशन सेम है जो हम लोगों ने अभी डिमांड की पढ़ी है, that an individual consumer is willing to purchase at various possible prices during a given period of time. भाई सर आप कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं। हाँ यार, ये हमारी मैम भी कहती थी, अब क्या कर सकते हैं, राइटिंग तो इंप्रूव नहीं किए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, अबे बोल तो रहे हैं यार, नोट कर लो। तो क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, quantities of a quality लिखी मैंने यहां पे, quantities of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at various possible prices during a particular period of time। चल जाएगा, कभी दिक्कत परेशानी तो नहीं आएंगी, धीरे धीरे हौले हौले समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मार्केट डिमांड भी समझ लेते हैं। अब मार्केट डिमांड में ना एक कीवर्ड आ जाएगा, वो कीवर्ड मेरे साथ अगर लिख लोगे तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो वो आपका आंसर गलत नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में मैम को कीवर्ड ही पसंद है और तुम कीवर्ड ही नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा ना यार, नंबर कटेंगे फिर। ठीक, आओ भाई लिखते हैं भाई, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल हाउसहोल्ड्स, यहां का कीवर्ड क्या है, हाउसहोल्ड्स, और यहां का कीवर्ड क्या था मेरी जान, इंडिविजुअल। ठीक है ना, इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल कीवर्ड है और मार्केट डिमांड में हाउसहोल्ड का कीवर्ड है। हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू बाय, और बाकी डेफिनेशन सेम, आर विलिंग टू बाय या परचेज, आर विलिंग टू बाय एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, at various possible prices during a given period of time, during a given period of time। यही चीज मैं आपको पीपीटी के थ्रू भी समझा सकता था बड़ी आसानी से, केवल अंडरलाइन करना होता है और बच्चे को समझ में आ जाएगा। यहां लिख के पढ़ाने में थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, तो थोड़े जहां एफर्ट्स लग रहे हैं उसकी वैल्यू करेंगे, लेकिन आपका मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ये साथ साथ बनाने वाले नोट्स आपकी मेहनत रंग लाएगी बॉस बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो सभी को अब इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड एकदम अच्छे समझ में आ गया। इंडिविजुअल में एक बंदे की डिमांड होती है और मार्केट डिमांड के अंदर पूरे हाउस होल्ड की डिमांड, पूरे हाउस होल्ड मतलब जितने लोग हैं सारे कंज्यूमर्स, उनकी डिमांड को हमने क्लब कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एग्जैक्ट एंड एक्सपोज्ड डिमांड। एग्जैक्ट एंड एक्स सुन के खुश मत हो, बदतमीजो, बर्बाद करके गई है तुम्हें। एग्जैक्ट एंड एक्सपोज्ड डिमांड, सर आप हमेशा लड़कों की साइड से ही बोलते हैं, क्या करें बेटा यार, जो सच है वो सच है। एग्जैक्ट एंड एक्सपोज्ड डिमांड, एग्जैक्ट का मतलब होता है डिजायर्ड। हे भगवान मेरे पास रोल्स रॉयस हो जाए, ये एग्जैक्ट है। एक्सपोज मेरे पास ऑल्टो है, ये रियलिटी है। एग्जैक्ट का मतलब होता है डिजायर्ड, एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल। कोई पूछे इसका मतलब लिख देना, एग्जैक्ट का मतलब मेरी जान डिजायर्ड होता है और एक्सपोज का मतलब एक्चुअल होता है। अब डिजायर, अब जो भी प्रीफिक्स जिस भी चीज के आगे लग जाए, अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट तो क्या बोलोगे, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यहां पे पूछ रहा है एग्जैक्ट डिमांड मतलब डिजायर्ड डिमांड, एक्सपोज्ड डिमांड मतलब एक्चुअल डिमांड। अब कैसे लिखकर आना है वो जल्दी से हम आपको लिखकर बता देते हैं। भाई क्या होगा, अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स are willing to buy at a given period of time। यहां पर कीवर्ड क्या आ गया, विलिंगनेस। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 आईफोन हो। अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, और एक्चुअली जो बाय कर रहे होंगे वो एक्सपोज हो जाएगा। मतलब ये हो गई हमारी एग्जैक्ट की डिमांड, और एक्सपोज की डिमांड फटाफट से लिख लेते हैं बॉस। अमाउंट ऑफ गुड्स
ओहो लिखो, देखो भैया, अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स एक्चुअली बाय, that consumers actually buy during a specified period, during a given period of time. मैंने बताया ना, जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मैं अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलता हूं, ताकि जितना भी पढ़ाऊं वो पहले मैंने लिखा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब एग्जैम्ट क्या होता है, एक्सपोस्ट क्या होता है, आराम से समझा दोगे सबको, किसी भी स्थिति में समझाने को आए तो कर लोगे ना, बता दोगे ना मैम को कि क्या होता है एग्जैम्ट और एक्सपोज डिमांड। चलो बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारी जॉइंट डिमांड। जॉइंट सुन के गलत अगर ख्याल आ रहे हो तो भाई इंडिया में सब कुछ बैन है, ठीक है ना। तो चलो बस आगे बढ़ते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, कार पेट्रोल हो गया, वो अब जैसे बोलते हैं पेन इंक हो गया, अलग अलग उनकी कोई डिमांड नहीं, एक साथ ही मिलकर उनकी डिमांड बनेगी, उस चीज को बोलते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। लिखो भैया, डिमांड फॉर 2 or more goods, demand for 2 or more goods which are used jointly, एक साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? कार पेट्रोल, एकदम घटिया एग्जाम्पल, लेकिन मैम को यही पसंद है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जॉइंट डिमांड का मतलब समझ में आ गया, डिमांड फॉर 2 or more goods which are used jointly। ठीक है, ये हो गया हमारा जॉइंट डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली डिमांड एकदम खतरनाक होने वाली है। फोर्थ डिमांड है बच्चा मेरा डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, ये डिराइव डिमांड क्या होती है? मतलब एक चीज का यूज की वजह से किसी और प्रोडक्ट की एकदम से नीड पड़ जाए, उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे आप कंस्ट्रक्शन का अगर काम देखो, अभी घर में होता होगा ना, कभी कुछ ये हो रहा है, कभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जैसे कि अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मान लो, हालांकि नहीं बना रहा हूं, एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैंने वहां पर सीमेंट यूज करनी है, ब्रिक्स चाहिए होंगे, आयरन रॉड्स चाहिए होंगी। तो मतलब एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए बिकॉज ऑफ दैट थिंग कई सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बनने लगती है, डिराइव होने लगती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड डिमांड। चलो भाई लिखते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि मैम को चाहिए, यही जो मैं लिखवा रहा हूं, यही नोट्स तुम्हें ना गंगा पार कराएंगे। चलो भाई, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, बाद में मत बोलना बताया नहीं, ये मेहनत रंग लाएगी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस because of demand of some other commodity, because of demand of some other commodity, इसी को बोलते हैं derived demand। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? ब्रिक्स, सीमेंट्स, ये एग्जाम्पल लिख देना, इससे मैम खुश भी हो जाएंगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। ब्रिक्स एंड सीमेंट लाइकवाइज। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो 4 टाइप्स ऑफ डिमांड सभी बच्चों को समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? जल्दी से बता दो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर। वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट करो, बताओ आया है कि नहीं आया है। और फिर आता है हम लोग लास्ट टाइप ऑफ डिमांड के ऊपर। लास्ट टाइप ऑफ डिमांड है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड, ये कंपोजिट डिमांड क्या होती है साहिब? चलो भाई देखते हैं। कंपोजिट मतलब एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस, उसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि मैं अगर बोलूं, जैसे स्टील है, स्टील कंस्ट्रक्शन के भी काम में आ रहा है, यूटेंसिल्स के भी काम में आ रहा है, इसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। लिख कर क्या आ जाओगे? एक चीज, इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। लिखो भैया, डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड for goods that have multiple
दैट हैव मल्टीपल यूजेस, दैट हैव मल्टीपल यूजेस। एग्जाम्पल स्टील लिख सकते हो, एग्जाम्पल स्टील लिख दो, स्टील। सर झाड़ू लिख दें, लगाने के लिए भी काम आती है और मम्मी को कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें ठीक करने के लिए, तो उसके लिए भी काम आती है। हाँ भाई लिख लो। चप्पल, सर चप्पल पहनने की भी काम आ रही है, शाम को पापा आ रहे हैं और प्रसाद दे रहे हैं हमको, उसके भी काम। अबे लिखना मत, ये समझ रहे हो ना कंपोजिट डिमांड क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज इसके मल्टीपल यूजेस होंगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम आ रहा है और उसका यूटेंसिल्स भी बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट डिमांड। क्लियर है यहां तक? यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? तो हम लाइन बाय लाइन चीज पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया है कि डिमांड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, और हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। क्लियर? बढ़े आगे? चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब यह है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं साहब जिनसे हमारी डिमांड बढ़ सकती है या हमारी डिमांड कम हो सकती है। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड फ्लक्चुएट हो जाए, वो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आएगा। काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। हो सकता है कि डिमांड हमारे 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा हो तो चल जाएगा, लेकिन 2 पार्ट भी सफिशिएंट। आपको 2 पार्ट में भी पूरा अगर खत्म हो जाता है तो भाई जय हिंद जय भारत हो जाएगा। चलो बॉस शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं यहां पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मैं यहां पर इशारों इशारों में समझाऊंगा, अंग्रेजी पूरी तुम लिख कर आओगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये माउस है, माउस, ये वो माउस नहीं तुम सोच रहे हो बदतमीजों, माउस है। ये माउस का मतलब क्या है? ये अगर 10 रुपए का आता है तो इसकी डिमांड मान लेते हैं 100 है, लेकिन अगर ये माउस 50 रुपए का हो गया तो एकदम से डिमांड उसकी कम हो जाएगी। मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है यहां पर? अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या इसी बात को अंग्रेजी में इलैबोरेट कर सकते हो? कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, यही तो लिखकर आना है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मींस व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स इट्स डिमांड टेंड टू इंक्रीज। यही अंग्रेजी में लिख के चले आओ, इतने में ही मैम खुश हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सबको समझ में आ गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे डिटर्मिनेंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो जबरदस्त पॉइंट है, पेपर में कई बार ये आएगा और तुम परेशान होगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम को हमेशा हम लोग वाई से लिखते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। सर इनकम को आई से क्यों नहीं लिखते? बिकॉज आई से इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं। प्राइस को किससे लिखते हैं सर? पी से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारे गुड्स को कैसे, गुड्स की डिमांड को कैसे ऑल्टर करते हैं ये समझने की बात है। आइए चलिए पढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में क्या होगा? 3 तरह के जनरली कमोडिटीज होती हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। पहला कौन सी कमोडिटी है? पहली कमोडिटी है नॉर्मल गुड्स। पहली कमोडिटी है नॉर्मल गुड्स। दूसरी कमोडिटी क्या होती है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, ठीक है, और तीसरी कमोडिटी होती है इंफीरियर गुड्स। अब इनके केस में डिमांड कैसे इफेक्ट करेगी, मतलब इनकी डिमांड कैसे इफेक्ट हो रही होगी ये समझना है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? जैसे ही आपकी इनकम बढ़े डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना, और इनकम कम हो तो डिमांड कम हो जाती है। सिंपल सा फिनोमिनन है ये। इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाने वाली है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ होता है कि इनकम अगर बढ़े डिमांड कांस्टेंट ही रहती है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में कंज्यूम करने के लिए अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। दोज कमोडिटीज दैट आर रेलेवेंट, हमें करना ही करना है कंज्यूम, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है ना, जैसे कि मेडिसिन जो आती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया तुम अमीर हो गए हो तो अब तुम नमक दाल में 4 चम्मच खाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितना खा रहे उतना ही खाओगे। या पापा ने बोला कि नहीं अब हम लोग अमीर हो गए हैं, तुम्हारे को अगर बुखार है तो अब पहले 1 पैरासीटामोल खाते थे, अब 4 खाओगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है? इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए,
ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे पापा ऐसा बोलने वाले हैं क्या, यार अब पैरासीटामोल सस्ती होगी तभी हम तुमको देंगे, बुखार आ रहा है तो आने दो, ऐसी भी क्या बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के साथ क्या होता है बॉस, इनकम बढ़े कम हो जाए, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है, इंफीरियर गुड्स पहले तो हमको समझाना पड़ेगा इंफीरियर क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। इंफीरियर गुड्स के साथ होता है बेटा, इनकम बढ़ी डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम डिमांड बढ़ जाएगी। अब जिस भी शहर से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझिएगा, एक है लेट्स से बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम, ठीक है ना, महंगी आती है, और एक लोकलाइज आइसक्रीम है जो तुम्हारे मोहल्ले में मिलती होगी, ठीक है ना, कोमल की आइसक्रीम, मुस्कान की आइसक्रीम, कुछ भी होगा, एक लोकल वेंडर है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो अगर हम कंपेयर करें कि बास्किन रॉबिन्स और मोहल्ले की कोमल आइसक्रीम में इंफीरियर कौन सा प्रोडक्ट है, कोमल आइसक्रीम। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स एक रिलेटिव टर्म है, कंपैरिजन करने के बाद ही समझ में आएगा। तो जब भी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। हम कोमल की आइसक्रीम नहीं खाएंगे, अब हम अमीर हो गए, हम बास्किन रॉबिन्स खाएंगे, या हम गरीब हो गए, हम बास्किन रॉबिन्स नहीं खाएंगे, अब हम कोमल की ही आइसक्रीम खा डालेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात समझ? अच्छा, मैं कोमल की आइसक्रीम बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जिस जगह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं ना, उससे थोड़ी दूर आधे किलोमीटर पे कोमल आइसक्रीम है। ठीक, तो लॉजिकल है, सभी को इंफीरियर गुड्स पे समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम बनाना अति अनिवार्य है। सर व्हाट इज अति अनिवार्य? अति अनिवार्य मींस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाना ही बनाना है। बिना डायग्राम बनाए जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ सर, ये वो डायग्राम नहीं जो कॉपी के पीछे बनाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। अब आओ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। मैं चाहता तो ये डायग्राम पहले से पीपीटी में डाल देता, पीपीटी में आ जाता, मैं बोलता ऐसे डायग्राम बनेगा। नहीं नहीं, मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी लोग। चलिए, एक्स एक्सिस है, देन वी हैव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, देन वी हैव वाई एक्सिस। यहां पर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, और हमारे एक्स एक्सिस पे आया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आएगा इनकम, इनकम साहिब इनकम। चलो भाई, एक एक गुड्स को प्लॉट करेंगे। जैसे इनकम बढ़ेगी, पहले नॉर्मल गुड्स को प्लॉट कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो इसको प्लॉट किया मैंने ऐसे। आप क्या फ्री हैंड प्लॉट कर सकते हो? जी हां, आप फ्री हैंड प्लॉट कर सकते हैं। इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी को। इनकम बढ़े या कम हो, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो कांस्टेंट को कैसे प्लॉट कर सकते हैं? ये लो, ओहो, कांस्टेंट रहेगी। ये देखो भैया, डिमांड यहां पर कांस्टेंट हो गई, मतलब इनकम चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, डिमांड हमारी कांस्टेंट रहेगी। इसके आगे लिख दिया IN, मतलब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। साथ साथ प्लॉट कर रहे हो ना भाई, साथ साथ प्लॉट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब प्लॉट करने जा रहे हैं इंफीरियर गुड्स। अब सोचो इंफीरियर गुड्स कैसे प्लॉट होगा? इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, वापस इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, तो कैसे बढ़ेगा? इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, ये हो गया इंफीरियर गुड्स। हालांकि अभी आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको डायग्राम प्लॉट करना भी सिखाऊंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना करते जा रहे हैं खत्म करते चलो। ये हो गया हमारा इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब एक और चीज मार्क कर दीजिएगा भाई, मान लेते हैं ये हमारी पहले इनकम थी, और ये ले रहे हैं Y, यहां पर है Q, ये Q1, और ये मार्क कर दीजिए Y1। इतना मार्क कर देंगे, आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए, जरूर से जरूर बना के आना। अननेसेसरी मैम नाराज हो जाएंगे और नंबर कट जाएंगे। यार तुम लोग तो समझ रहे हो ना हाउ स्कूल एजुकेशन वर्क्स। खैर ठीक, आगे बढ़ते हैं बॉस साहब, साहब साहब आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट मैंने करा दिए, थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं, साथ साथ प्लॉट करते चलो। थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन या कंज्यूमर्स, हाँ चलो पहले कर लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट, सर एक्सपेक्ट तो वो भी बहुत करती थी मुझसे जिंदगी में। हाँ हाँ, ये उसी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है बदतमीजों। देखो आओ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई से। अगर मैं तुमसे ये बोलूं आज रात 8 बजे के बाद पेट्रोल 10 रुपए लीटर मिलेगा, 10 रुपए के तुरतुरे जैसे मिलते ना, वैसे 10 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलने वाला है, तो ये बताओ आज पेट्रोल की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा?
अगर हमें यह समझ में आ जाए कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो आज डिमांड कम हो जाएगी, और हमें यह समझ में आ जाए कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज डिमांड हचक के बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होता है भाई? तो इसको लिख के कैसे आएंगे भाई? मैं तुम्हें शॉर्टकट में लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम लिख लो, पेपर में पूरा इलैबोरेट करके चल जाएगा। नोट्स आपको फ्री में मैं दे ही रहा हूं। इफ इन फ्यूचर, लेट्स से, इफ प्राइस विल इंक्रीज इन फ्यूचर, then today demand will rise। ये मैं लेमैन लैंग्वेज में लिख रहा हूं, थोड़ा सा अच्छी भाषा में लिख के आ जाओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। एंड इफ प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, देन टुडे डिमांड विल फॉल। ठीक है ना? अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो आज डिमांड कम हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया? एग्जांपल के तौर पर तो मैगी लिख सकते हो। मैगी क्या, अगर मान लो हमको न्यूज आ जाए कि मैगी कल से भाई जो 12 रुपए की आ रही है 25 रुपए की मिलेगी, आज जाएंगे भर भर के मैगी खरीद लेंगे। ठीक है? और हमें यह समझ में आ रहा है कि जो 12 रुपए की मैगी आती है कल से 5 रुपए में मिलेगी, तो आज मैगी खरीदेंगे नहीं, कल खरीदेंगे। लॉजिकल है? ठीक है, 3 पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं ना बॉस? अब आते हैं हम लोग बेहतरीन से पॉइंट पर जो कि बहुत आसान है। चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं, ये है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन टी से, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझते हो ना? फैशन। वो याद है जमाना जब जिंदगी में वो 1970s में ना वो बेल बॉटम वाली जीन्स चलती थी, फिर 2010 2014 के आसपास वो स्किनी फिट जीन्स चलने लगी, और आज की डेट में वापस से जीन्स बेल बॉटम, या हम लोग वाइड लेग, एक बच्ची पढ़ती थी उसने बताया कि सर वाइड लेग बोलते हैं इसको, बेल बॉटम नहीं बोलते। वाइड लेग जीन्स वापस से फैशन में आ रही हैं। तो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड फ्लक्चुएट करती है। अगर ये बोलूं कि अगर फैशन से आप फेवरेबल हो, अगर फैशन आपका फेवरेबल है, मतलब जो करंट फैशन चल रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, फेवरेबल है, तो उस केस में डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर फैशन से आप अनफेवरेबल फैशन है तो उस केस में डिमांड आपकी कम हो जाएगी। जैसे मुझसे कोई बोले कि वाइड लेग जींस पहननी, क्या मैं बोलूंगा साहब मना कर दो, स्ट्रेट फिट बढ़िया लगती है, आई एम स्ट्रेट, जींस भी स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझा सकते हो। एज पर द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर डिमांड में वेरी। अगर फैशन उसको फेवरेबल लगता है तो डिमांड विल राइज, एंड अगर उसके हिसाब से अनफेवरेबल है तो डिमांड विल फॉल। क्लियर है? 4 पॉइंट एकदम आंखों के रास्ते क्या दिल में उतर चुके हैं तुम्हारे? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं साहब, और अब आएगी मजा। चलो अगले पॉइंट पर आने जा रहे हैं, और वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखते हैं हम लोग 5th, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब सर ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स कौन सी चिड़िया आ गई सर, ये बताओ। तो रिलेटेड गुड्स बेटा 2 तरह के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा होता है साहब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना? एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे हो? गलत तरफ मत ले जाओ बदतमीज। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या? लेट्स से अगर मैं ये पेन लिंक का इस्तेमाल करता हूं, LINK, और मैं ये पेन लेक्सस का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो सेलो का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। एक गुड्स जिसके कई सारे सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब एक प्रोडक्ट का दूसरा हम शक्ल प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला टाटा टी पी लो, या दूसरे ब्रुक बॉन्ड टी जो कुछ आती, मतलब 2 प्रोडक्ट है, पेप्सोडेंट यूज कर लो, कोलगेट यूज कर लो, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं साहब? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो एक साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है ना? एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कार पेट्रोल, ब्रेड बटर भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन है तो ठीक है। तो अब इनके साथ हमें कैसे कैसे समझना है सारी चीजें, ये हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करती हैं, चलो वो समझते हैं। ठीक है, समझे?
चलो बॉस, मैं सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल, किताब वाले ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं, टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये तुम्हें समझ में आ गए होंगे। डिटेल नोट्स ऐप पर फ्री अवेलेबल है, जाके ले लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब एक डायग्राम बनाता हूं और तुम बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बनाता हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बोला टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, जो टी पीते हैं वो टी पीते हैं सर, हमारे साथ ऐसा ही है। चलो, टी और कॉफी का एक एग्जांपल लेकर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। मेरे साथ साथ एक्स एक्सिस बनाओ, जीरो और वाई एक्सिस बनाओ। यहां पर एक्स एक्सिस पे लिखो सभी लोग डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर टी। कई किताब में अलग अलग डायग्राम बना होता है, आप ये डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल सही है। आगे चल के और भी डायग्राम जितने पॉसिबल हो सकते हैं सब सिखा दूंगा। और यहां पर लेते हैं अपन लोग प्राइस ऑफ कॉफी। ठीक है, डिमांड फॉर टी, प्राइस ऑफ कॉफी। अब तुम बताओ, मैं बोल रहा हूं कि यार कॉफी ना पहले 10 रुपए की आती थी, अब 20 की आने लगी है, कॉफी महंगी हो गई। तो क्या होगा इसकी वजह से? कॉफी के महंगे होने की वजह से टी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ऑफ टी विल राइज। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को कि अगर कॉफी महंगी हो गई तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कॉफी सस्ती हो गई तो टी की डिमांड कम हो जाने वाली है। क्या ये बात से इत्तेफाक रखते हो? चलें बनाएं हम लोग डायग्राम, आओ चलो फटाफट से बनाते हैं। मैं बोलता हूं, मान लेते हैं प्राइस पहले P0 था, प्राइस कॉफी का P0 था, डिमांड थी Q0 पहला, तो ये पॉइंट आ गया। फिर प्राइस कॉफी की बढ़ गई, जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ेगी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तो सिखाया कॉफी महंगी होगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स लोग कंज्यूम करने लगेंगे। तो अगला पॉइंट कहां बना मेरी जान? ये बन गया। अब इसको प्लॉट कर दो, ये बन गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है ना, इस डिमांड कर्व को नाम रख देते हैं केएल। केएल राहुल नहीं है, ये केएल है। ठीक है, तो भैया हमने ये डायग्राम बना दिया किस चीज का? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। समझ में आ रही है आप सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? सर हम लोग थक गए पढ़ते पढ़ते, अभी से इतना थकोगे, एक्सपेक्टेशन बहुत है मार्केट की बिटिया, पढ़ लो। चलो चलो भैया, चलो भैया बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिया मैंने। अब बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है मैंने एग्जाम्पल बताया, कार एंड पेट्रोल। अगर मैं बोलूं पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार की डिमांड कम हो जाएगी, वाजिब सी बात है, जो कि आज की डेट में हो ही रहा है। और मैं बोलूं पेट्रोल सस्ता हो गया है, 100 रुपए लीटर की जगह 40 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल भाई, तो उससे क्या हो जाएगी? कार की डिमांड एकदम से बढ़ने लगेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तुम्हें एक आइडिया तो लग गया है ना? तो चलो मेरे साथ बनाओ इसके डायग्राम फटाफट से। साथ साथ डायग्राम बनाने के फायदे मैं बहुत बार आपको बताते रहूंगा। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स तक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड से अगली क्लास में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है ना? पता नहीं आज का वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, 40-50 मिनट, 1 घंटा, मुझे नहीं आइडिया है, मैं तो बस बनाए जा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, हमने बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल। यहां लिखते हैं डिमांड फॉर कार्स, और यहां लिखेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है ना भाई? यहां लिख रहे हैं डिमांड ऑफ कार्स और उधर लिख रहे हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल। चलो भाई, मैंने बोला कि पहले पेट्रोल का प्राइस था P0 और डिमांड थी Q0। हो सकता है? हाँ भैया, ये पॉइंट बना दिया। पेट्रोल महंगा हो गया साहब, P1 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड कम हो जाएगी। अब ये जो दोनों लाइनों को ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम भी केएल राहुल रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम बना, ये किस चीज का डायग्राम बन गया है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो तुमको ये डायग्राम बनाकर आओगे, अंग्रेजी थोड़ा बहुत लिखकर आ जाओगे, मैम हो जाएंगी प्रसन्न, आपके आ जाएंगे नंबर, घर वाले हो जाएंगे खुश। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं। ये भी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन 5 पॉइंट पढ़ा चुका हूं, पेपर में 6-7 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन हम सब पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट पर आते हैं। चलो, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी।
6 पॉइंट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। ये क्या होता है? कंज्यूमर क्रेडिट समझते हो? सामान खरीद, जैसे आपने सुना होगा कई बार, टीवी खरीदनी है, एक आपको 0% पर इंटरेस्ट लोन मिल जाएगा, आके आप टीवी खरीद लीजिए, मतलब ईएमआई लोन मिलने वाले ऑप्शन। अगर कंज्यूमर क्रेडिट, अगर सीसी लिख रहा हूं मैं, कंज्यूमर क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, मतलब सबको आसानी से मिल जा रहा है, इजीली अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है डिमांड चीजों की बढ़ जाएगी। अगर लोन आसानी से मिल रहा है, कंज्यूमर क्रेडिट आसानी से मिल रहा है, तो डिमांड बढ़ जाने वाला है। इसी बात को एक्सप्लेन करके आना है तुम्हें बस। और अगर कंज्यूमर क्रेडिट नॉट इजीली अवेलेबल है, तो यहां पर डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। क्लियर है? बढ़ूं आगे, अगले पॉइंट पर आ जाएं। चलो भैया, अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? देखा देखी करना। मेरे दोस्त ने पापा आईफोन लिया है, मुझे भी आईफोन चाहिए। अरे जरूरत है नहीं है पता नहीं, लेकिन लेनी है। ठीक है, मेरे पड़ोसी के घर में बड़ा टीवी आया, हमें भी लेना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखा देखी करके सामान लेना। तो इसको लिखा देता हूं, टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू एम्यूलेट, मतलब कॉपी करना, टू एम्यूलेट द कंजम्पशन स्टाइल of other person to emulate the consumption style of other person। नेबर्स के केस है, मम्मियां लोग बहुत कर रही, बगल वाले घर में कालीन आई है, तुम्हारे घर में नहीं आई, आ जाएगी। इसे कौन सी डिमांड बोलते हैं? कौन सा इफेक्ट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्लियर है? चलो बस अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 क्या है मेरी जान? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को ना इकोनॉमिक्स में एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? पॉपुलेशन को अपन लोग एन से डिनोट करते हैं। कहना क्या चाहते हैं? अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो जनरलाइज चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। क्या ये बेसिक फैक्टर तुम्हें समझ में आ रहा है? कि जैसे लेट्स से मेरे सामने 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और मुझे सबको पिज्जा पार्टी देनी है, एक्स्ट्रा वेगेंजा चीज बस पिज्जा, तो मुझे 40 मंगाने पड़ेंगे। और अगर मेरे पास सामने 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो मुझे 100 मंगाने पड़ जाएंगे साहब। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। ये तो साइज की बात हो गई। कॉम्पोजिशन की बात क्या है? कई बार क्या होता है ना, जिस पॉपुलेशन में हम डील कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चे रह रहे हैं, किड्स हैं, तो वहां पर किड्स के सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा एल्डरली पीपल रह रहे हैं तो उनसे रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। या बहुत ज्यादा यंगस्टर्स रह रहे हैं तो यंगस्टर्स से रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है किस तरह की जनता, किस एज ग्रुप के लोग वहां पर रह रहे हैं, उस केस में भी डिमांड ऑल्टर होती है। किस तरह के गुड्स हैं, डिपेंडिंग कौन उसको कंज्यूम कर रहा है, तो डिमांड बढ़ना घटना वाजिब है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर आ रहे हैं 9 के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत बढ़िया पॉइंट है, कमाल का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब पता क्या होता है? ये अच्छा, अक्सर हम इसको YD से लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या कि तुम जिस लोकेलिटी में हो वहां सब रईस रह रहे हैं, अमीर लोग रह रहे हैं, या मिडिल क्लास रह रहे हैं, या पुअर लोग रह रहे हैं। अगर वहां पर ज्यादातर लोग अमीर हैं, रिच हैं, तो वहां पर लग्जरी गुड्स की ज्यादा डिमांड होगी। सिमिलरली अगर वहां पर मिडिल क्लास या पुअर सोसाइटी रह रही है, गरीब लोग रह रहे हैं, तो वहां पर नेसेसरी गुड्स की ज्यादा डिमांड होगी। क्या बात समझ में आ रही है? रिच और नेसेसरी समझ में आ गया? लिख सकते हो ना? बराबर है, ठीक है। बढ़े आगे, हां जी बढ़ जाते हैं।
अगले पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। 10th पॉइंट लिखते हैं सभी लोग, और 10वां पॉइंट है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है कि बॉस अगर समर्स हैं, समर्स, तो इस समर में हीटर बिकेगा क्या? नहीं, यहां पर कूलर बिकेगा, एसी बिकेगा, फैन बिकेंगे। समर्स के समय अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, विंटर्स के समय अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है। तो समर्स है तो ये, और विंटर्स है तो क्या हो जाएगा भाई? हीटर्स, कंफर्टर्स, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 पॉइंट समझ में आ गए। बस लास्ट पॉइंट, बहुत हो गया सर आज की क्लास में, इतना ज्यादा पढ़ाएंगे क्या? चलो भैया चलो, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर। तो क्या होगा? लास्ट पॉइंट, और ये आज की डेट में बड़ी रेलेवेंट है, और लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दिया, जैसे ये बढ़ा दिया है अभी रिसेंट टाइम में, टैक्सेस बढ़ने से क्या हो जाएगा? गुड्स महंगे हो जाएंगे। टैक्सेस बढ़े, गुड्स महंगे हो जाए, डिमांड फॉल हो जाएगी। टैक्सेस बढ़ने की वजह से क्या होगा? गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे, और कॉस्टली हो जाएंगे तो डिमांड फॉल हो जाएगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर टैक्सेस कम कर दिए हैं सरकार ने तो गुड्स चीपर हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएंगे, तो वहां पर डिमांड बढ़ सकती है। अब तुम्हें करना क्या है? यहां तक पूरा देखना है। मैं इस चैप्टर के नोट्स, तब तक ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? इस चैप्टर के नोट्स कब मिलेंगे? जैसे ही ये हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फटाक से आपको नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल लो, 200 शेयर करना 200 शेयर कर लो, जो मर्जी आए वो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलो भैया, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिस पार्ट में हम ये पूरा डिमांड खत्म कर देगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, और लगे तो वीडियो अपने टीचर्स और दोस्तों से जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल नहीं रहा हूं, आगे आते आते तक तुम खुद करोगे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज मजेदार कंटेंट मिलने वाला है इस ईयर सारे बच्चों को, फ्रेश, नया, हम सब के लिए। बाय।